हेलो एवरीवन, ये हमारा केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है जिसमें कि हम आगे के लेसन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम 9th चैप्टर तक डिस्कस कर चुके थे और इस वीडियो में हम 10th लेसन से स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे ईंधन के बारे में। ईंधन यानी फ्यूल, वो पदार्थ जो हवा में मिलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है उसको ईंधन बोलते हैं। एक अच्छे ईंधन में कुछ गुण होने चाहिए। ईंधन कैसा होना चाहिए? ईंधन सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ईंधन का ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू उच्च होनी चाहिए। जलने के बाद ईंधन से अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। जलने के दौरान या जलने के बाद कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होना चाहिए। ईंधन का जमाव परिवहन आसान होना चाहिए। ईंधन का जलना नियंत्रित होना चाहिए और ईंधन का प्रज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर निम्न होना चाहिए। एक नोट दिया है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ या प्रज्वलन या ज्वलन ताप कहते हैं। आगे हम बात करेंगे ईंधन का ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वो मात्रा है जो कि उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के बाद प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में और उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों के रूप में भी किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अपस्फोटन यानी नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर यानी ऑक्टेन संख्या के बारे में। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडरों में ज्वलन समय के पहले होता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित ना होकर के धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि जो है वो अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोट रोधी यौगिक मिला दिए जाते हैं, जिससे कि इनका अपस्फोटन जो है वो कम हो सके। सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक है टेट्रा एथिल लेड यानी टेल। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है वो अपस्फोटन उतना ही कम होता है और उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। इसके बाद हम ईंधन का वर्गीकरण देखेंगे तो भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को 3 प्रकार से बांटा गया है: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। ठोस ईंधन के अंतर्गत आपके लकड़ी आते हैं, कोयला, चारकोल और कोक, ये सारे ठोस ईंधन है। द्रव ईंधन में पेट्रोल होता है, स्पिरिट होता है, डीजल, ईथर, किरासन, एल्कोहल, ये सारे द्रव ईंधन है। गैसीय ईंधन के अंतर्गत प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस और गोबर गैस आते हैं। तो एक एक करके इन तीनों ईंधनों के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठोस ईंधन के अंतर्गत कोल आता है यानी कोयला। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं: पिट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। तो हम चारों कोयला को डिस्कस करेंगे। पिट कोयला। पिट कोयला किस प्रकार का कोयला है? पिट कोयला में कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है और पिट कोयला जलने पर अधिक राख और धुआं निकलता है पिट कोयला से। ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। अगर बात करें लिग्नाइट कोयला के बारे में तो इस कोयला में कार्बन की मात्रा 65 से 70% तक होती है। लिग्नाइट कोयले का कलर ब्राउन कलर का होता है यानी भूरे कलर का होता है और लिग्नाइट कोयला में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद बात करें बिटुमिनस कोयला के बारे में तो बिटुमिनस कोयला जो है वो मुलायम कोयला होता है। इसका उपयोग घरेलू कोयला के रूप में किया जाता है, घरेलू कार्यों के रूप में किया जाता है और बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होती है। इसके बाद एंथ्रासाइट कोयला जो कि उत्तम कोटि का कोयला इसको कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक होती है। ठोस ईंधन के बाद बात करते हैं द्रव ईंधन के बारे में यानी लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, अल्कोहल, स्पिरिट, ये सभी जो है सभी द्रव ईंधन के उदाहरण हैं लिक्विड फ्यूल के। इसके बाद लिक्विड फ्यूल के बारे में हम गैसीय ईंधन को डिस्कस करेंगे। गैसियस फ्यूल। तो गैसीय ईंधन के अंतर्गत आपके प्राकृतिक गैस आते हैं। प्राकृतिक गैस ये गैसीय ईंधन है। ये पेट्रोलियम कुआं से निकलती है और इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कि 80% मीथेन रहता है प्राकृतिक गैस में। घरों में प्रयुक्त होने वाले द्रवित प्राकृतिक गैस को एलपीजी कहते हैं। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे कि उच्च दाब पर द्रवित करके सिलेंडरों में भरा जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी गैस में। एलपीजी जो है वो अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इसलिए इससे होने वाले दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक यानी मिथाइल मार्कोप्टेन को मिला दिया जाता है ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। एक नोट है, जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन प्राकृतिक गैस ही है।
इसके बाद गैसीय ईंधन के अंतर्गत गोबर गैस भी आते हैं, यानी बायोगैस। गीले गोबर जो कि पशु के मल होते हैं, इसके सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो कि वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद्य के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद गैसीय ईंधन के अंतर्गत आपका प्रोड्यूसर गैस भी आता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CO+N2। ये गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ईंधन का काम करता है। प्रोड्यूसर गैस में 70% नाइट्रोजन होता है, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। प्रोड्यूसर गैस का ऊष्मीयमान यानी कैलोरीफिक वैल्यू 1100 से 1750 कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। कांच और इस्पात उद्योग में प्रोड्यूसर गैस जो है वो उसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके बाद जल गैस जो कि गैसीय ईंधन में आते हैं, यानी वाटर गैस H2+CO। इसमें जल गैस में हाइड्रोजन 49% होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्त होता है। इसे भाप अंगार गैस भी कहते हैं जल गैस को। जल गैस का ऊष्मीयमान 2500 से 2800 कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। जल गैस का उपयोग हाइड्रोजन और अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। इसके बाद कोल गैस जो कि गैसीय ईंधन में आते हैं। कोल गैस जो है ये कोयले के भंजक आसवन यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है कोल गैस। ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। कोल गैस में 54% हाइड्रोजन होता है, 35% मीथेन होता है और 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन होता है और 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है कोल गैस में। ईंधन का ऊष्मीयमान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल या कहते हैं, जो कि ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन में यानी नोदक के रूप में किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन यानी नोदक के रूप में किया जाता है। ठीक है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन है। इसके बाद अब अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। 11th लेसन धातुएं। ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन प्रदान करते हैं उसको धातु कहते हैं। धातु चमकदार और अधातवर्ध्य तथा तन्य होती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक यानी गुड कंडक्टर्स होती हैं। चांदी जो है, चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में आप देख सकते हैं, चांदी, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन होता है। सीसा की ऊष्मीय और विद्युत चालकता सबसे कम होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। अब एक अपवाद है, क्रोमियम ऑक्साइड यानी Cr2O3 की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। Al, जिंक, Pb के ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी होते हैं। धातुएं प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है और तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। तांबा जो है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सबसे हल्का धातु है लिथियम, सबसे भारी धातु होता है ओस्मियम और सबसे कठोर धातु है क्रोमियम। क्रोमियम जो है वो सबसे कठोर धातु है। तो धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, आगे आप जानेंगे कि धातु की प्राप्ति कैसे होती है। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत होता है। भूपर्पटी में मिलने वाले धातुओं में एल्यूमिनियम 7% जो कि प्रथम है, लोहा 4% दूसरे स्थान पे और कैल्शियम 3% पहले, दूसरे और तृतीय स्थान पे, ये तीनों हैं। खनिज क्या है, मिनरल्स। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहा जाता है। अयस्क क्या है, ओरियस। वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक और लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जाता है उसको अयस्क कहते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये अयस्क है। अयस्क का सांद्रण होता है, उसके अंतर्गत उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, फिर निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातु जो है वो गलित धातु का विद्युत विघटन करते हैं जिससे कि शुद्ध धातुएं प्राप्त होती हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातु में कार्बोनेट अयस्क होता है और सल्फाइड अयस्क होता है। कार्बोनेट अयस्क में निष्पादन होता है और सल्फाइड अयस्क में भर्जन होता है। भर्जन और निष्पादन से धातु का ऑक्साइड होता है, धातु का अपघटन होता है, फिर धातु का शोधन किया जाता है। निम्न अभिक्रियाशील धातु में सल्फाइड अयस्क होता है जिससे कि भर्जन, धातु और परिष्करण होता है।
तो अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त 4 चरण होते हैं। अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण आप देख सकते हैं, ये चरण है धातु कर्म यानी मेटलर्जी। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण और परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। गैंग क्या है? अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। फ्लस्क, अयस्क में मिले गैंग जो कि अशुद्ध पदार्थ है, इसको हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लस्क कहते हैं। धातुमल्क का क्या रोल है? धातुमल्क का स्लैग। गैंग और फ्लस्क के मिलने से बने पदार्थ को धातुमल कहते हैं। ठीक है। निष्पातन, निष्पातन क्या है? कैल्सिनेशन। इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रवणांक यानी एमपी से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाए। भर्जन का क्या है? भर्जन क्या है? यानी रोस्टिंग। इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिले अशुद्धि ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज हो जाए। स्मेल्टिंग, इस प्रक्रिया में धातु कोक और फ्लस्क की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं जिससे कि शुद्ध धातु प्राप्त हो सके। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी वो सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क को निस्थापन यानी कैल्सिनेशन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और सल्फाइड अयस्क को भर्जन यानी रोस्टिंग द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। धातु ऑक्साइडों को कार्बन, एल्यूमिनियम और विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा धातु में अपचयित किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम धातुओं को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, जबकि एल्यूमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित होती है। तो आगे हम सक्रियता श्रेणी देखेंगे। धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं आप जानेंगे। पोटेशियम, जिसको K से डिनोट करते हैं, पोटेशियम जो है ये धातु की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम। सोडियम यानी Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जस्ता को Zn से डिनोट करते हैं। जस्ता को का सूत्र है Zn, लोहा का Fe है। तो ये श्रेणी आप देख सकते हैं। ये सीसा Pb, हाइड्रोजन H होता है, तांबा Cu, पारा Hg होता है, चांदी जो है वो Ag होता है। ये सारे घटती अभिक्रियाशीलता आप देख रहे हैं। इसके बाद सोना जो है ये Au होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है। तो एक नोट दिया है, पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हैं सक्रियता श्रेणी, इसको ध्यान से एक बार पॉज करके भी आप देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे संक्षारण। संक्षारण धातुओं का उनकी सतह पर वायु और आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण यानी कोरोजन कहलाता है। लोहे में जंग लगना, तांबा की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना और चांदी की वस्तुओं का काला हो जाना, ये सारे संक्षारण के उदाहरण हैं। तो ये धातु है और निष्कर्षण की विधि उसका दिया है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और Al जो है ये क्या है? विद्युत अपघटन है। इसके निष्कर्षण की विधि है विद्युत अपघटन। जिंक, Fe, Pb, Cu जो है ये कार्बन के उपयोग से अपचयन होता है और Ag, Au ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होता है। इसके निष्कर्षण की विधि है कि Ag और Au जो है ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित। लोहे में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों ही आवश्यक होती है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिसोफेरिक ऑक्साइड यानी जिसका फॉर्मूला है Fe2O3X होता है। जल के अणुओं की संख्या X जो है ये जल के अणुओं की संख्या जो है ये बदलती है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। एक नोट दिया गया है, यशद लेपन क्या है? लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। ठीक है।
तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये हरा पदार्थ जो है ये कॉपर कार्बोनेट होता है। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर विल्सन नामक रोग हो जाता है। एक नोट है, कैलोरीमीटर और तड़ित चालक तांबा का बना होता है। ठीक है, कैलोरीमीटर और तड़ित चालक जो है वो तांबा का बना होता है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया का सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद अब धातु प्रदूषक के बारे में हम बात करेंगे। कुछ भारी धातुएं जल में घुलकर उसे प्रदूषित करती हैं, जैसे कि कैडमियम, लेड, पारा। ठीक है, कैडमियम और Hg जो है यानी पारा गुर्दों को नष्ट कर देता है। पीबी यानी लेड जिगर, मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, कैडमियम और पारा जो है वो गुर्दे को नष्ट कर देता है और लेड जो है वो जिगर और मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये आप जो चार्ट देख सकते हैं ये प्रमुख धातु है और उनके अयस्क दिए हुए हैं। ठीक है, सोडियम जिसको कि Na, इसका सूत्र है Na। सोडियम जो है ये इसका अयस्क है चिली साल्टपीटर। चिली साल्टपीटर का सूत्र होता है NaNO3। ट्रोना सोडियम के अयस्क हैं चिली साल्टपीटर, ट्रोना और बोरेक्स और साधारण नमक, ये सोडियम के अयस्क हैं। ट्रोना का फॉर्मूला होता है Na2CO3.2NaHCO3.3H2O और बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, जो पॉइंट देख रहे हैं ये इंटू होता है, जिसको कि पॉइंट लिखा जाता है केमिस्ट्री में। ठीक है, ये बोरेक्स का फॉर्मूला है। तो चिली साल्टपीटर का, ठीक है, इसके बाद सेकंड है एल्यूमिनियम Al। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2S2O। एल्यूमिनियम का अयस्क है कोरंडम। कोरंडम का फॉर्मूला होता है Al2O3। एल्यूमिनियम का अयस्क है फेल्सपार। फेल्सपार का फॉर्मूला होता है KAlSi3O3। एल्यूमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3AlF6। एल्यूनाइट का फॉर्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 और ब्रैकेट के बाहर 3 इंटू 4Al और OH3। एल्यूमिनियम का अयस्क है काओलिन। काओलिन का फॉर्मूला होता है 3Al2O3 इंटू 6SiO2 इंटू 2S2O। इसके बाद पोटेशियम यानी K। पोटेशियम का अयस्क है नाइटर और कार्नेलाइट। नाइटर का फॉर्मूला होता है KNO3 और कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 इंटू 6S2O। मैग्नीशियम यानी Mg। Mg का अयस्क है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण, कीसेराइट और कार्नेलाइट। मैग्नेसाइट का फॉर्मूला होता है MgCO3। डोलोमाइट का फॉर्मूला है MgCO3 इंटू CaCO3। इप्सम लवण का फॉर्मूला है MgSO4 इंटू 7H2O और कीसेराइट का फॉर्मूला है MgSO4 इंटू H2O। कार्नेलाइट का फॉर्मूला है KCl MgCl2 इंटू 6S2O। तो इन सारे को आप देख सकते हैं। मैं इसका अयस्क बता दे रही हूँ, फॉर्मूला आप खुद से देख लीजिए, इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो इसको पॉज करके आप खुद से देखिए। कैल्शियम के अंतर्गत डोलामाइट, कैल्सामाइट, जिप्सम, फ्लोरस्पार, कैल्शियम मैग्नीशियम और सिलिकेट या एस्बेस्टस, ये जो है ये कैल्शियम के अयस्क हैं। कैल्शियम के अयस्क डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है CaCO इंटू MgCO3। कैल्सराइट का फॉर्मूला होता है CaCO3। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 2S2O। फ्लोरस्पार का फॉर्मूला है CaF2। कैल्शियम मैग्नीशियम का फॉर्मूला है CaSiO3 और मैग्नीशियम का MgSiO2। सिलिकेट या एस्पेट। इसके बाद स्ट्रोंसियम यानी Sr। इसका अयस्क है स्ट्रोंसिनाइट, सिलेस्टाइन। तांबा का अयस्क है क्यूप्राइट और कॉपर ग्लास और कॉपर पायराइट। इसके बाद सिल्वर का अयस्क है रूबी सिल्वर, पायरागायराइट और हार्न सिल्वर। सोना का अयस्क है काल्वेराइट और सिल्वेनाइट। बेरियम का अयस्क है बेरियम यानी Ba। इसका अयस्क है बेराइट। जिंक का अयस्क है जिंक प्लेट और कैलेमाइन और जिंकाइट। पारा का अयस्क है सीनेबार। टीन का अयस्क है केसिटेराइट। लेड का अयस्क है गैलना।
एंटीमनी का अयस्क होता है स्टिबनाइट। कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट, कैडमियम जिसको CD से डिनोट करते हैं। ग्रीनोनाइट इसका अयस्क है। बिस्मथ का अयस्क है बिस्मुट। लोहा का अयस्क है हेमाटाइन, मैग्नेटाइन, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट और कैल्कोपायराइट, ये लोहा का अयस्क है ये सारे, ठीक है। कोबाल्ट यानी CO, कोबाल्ट का अयस्क है स्मेल्टाइट। निकेल का अयस्क है मिलेराइट। क्रोमियम का अयस्क है क्रोमाइट। मैग्नीज का अयस्क है पायरोल्यूसाइट और सिलोमिलिन यानी मैग्नाइट। और यूरेनियम का अयस्क है कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड, ठीक है। U3O8 इसका फॉर्मूला है। इसके बाद बात करेंगे हम धातुओं से संबंधित कुछ विविध तथ्य हैं जो कि वन लाइनर के क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। धातुओं का राजा होता है सोना, धातुओं के राजा को सोना कहते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय भाग यानी कोर में सबसे अधिक निकेल पाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक निकेल पाया जाता है Na। और दूसरे स्थान पर पाया जाने वाला धातु है लोहा, पहले स्थान पर निकेल और लोहा दूसरे स्थान पर। टंगस्टन, टंगस्टन का संकेत W होता है और इसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित दोगाना खान से होता है, ठीक है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। बेडिलेआइट जिरकोनियम का अयस्क है। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम और बोरॉन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। बेराइल जो है वो बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय धातु है फ्रांसियम, ठीक है। स्टेनस सल्फाइड यानी SnS2 को मेसाइक गोल्ड कहते हैं, इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। मोसाइक गोल्ड को उपयोग पेंट के लिए किया जाता है। स्टेनस सल्फाइड को मोसाइक गोल्ड कहते हैं और इसका उपयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। सोडियम का प्रयोग परावर्तक लैंपों में किया जाता है जो कि सड़कों पर या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए जाते हैं। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, ठीक है। एस्बेस्टॉस कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग जो है ये रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण और लाल चटक रंग जो है क्रिम्सन रेड कलर जो है वो स्ट्रोंशियम यानी SR की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है और ये सबसे प्रबल अपचायक होता है लिथियम। चांदी, सोना और तांबा, प्लेटिनम और बिस्मिथ जो है ये अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी जो है ये उत्कृष्ट धातुएं हैं। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्ध सोना और चांदी होता है, ठीक है। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। चांदी और तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। और एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 में हुआ था। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम है पोटेशियम म्यूरेनिल वेंटेट। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों और अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। कैडमियम का प्रयोग नाभिक रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संग्राहक बैक्टीरियों में और निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में होता है। एक्टिनाइट रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील और सीमेंट का बना होता है। थूलियम का संकेत है Tm। रेडियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेंड से किया जाता है और मैडम क्यूरी ने पिंच ब्लेंड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था,
ठीक है। रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से किया जाता है और मैडम क्यूरी ने पिंच ब्लेंड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयोग होता है, ठीक है। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयोग होता है। गैलियम धातु प्रयुक्त होता है, ठीक है। गैलियम जो है, गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। 3 अपरूपता को प्रदर्शित करता है। अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे मजबूत धातु टंगस्टन और सबसे कठोर धातु क्रोमियम है। पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO2 को पर्ल ऐश कहते हैं। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। नाइक्रोम जो है ये निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली जो है वो नाइक्रोम की बनी होती है। क्रोमियम अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। बारूद जो है वो 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक और 15% चारकोल और बाकी अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है बारूद। बेबिट धातु जो है, बेबिट धातु में 89% टीन होता है, 9% एंटीमनी होता है और 2% तांबा होता है। समूह फर्स्ट के तत्व क्षार धातुएं कहलाते हैं और इसके हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि समूह सेकंड के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं, ठीक है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। टाइटेनियम का ये इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला धातु है। वायुयान का फ्रेम और इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग होता है टाइटेनियम का, ठीक है। टाइटेनियम फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा होता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को अदाह्य बनाने और जलरोधी कपड़े तैयार करने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। पिटवा लोहा रॉड आयरन जो है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, 0.12 से 0.25% रहती है पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा और ये अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया और अधिकता से लोहमयता रोग होता है। अफ्रीका के बाटू आदिवासियों में लोहमयता साइड्रोसिस रोग पाया जाता है। ऐसा उनमें लोहे का बर्तन में बियर सेवन करने के कारण होता है। कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है और लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। इसका वाइट अथवा चाइनीज वाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम और चेहरे की क्रीम बनाने के लिए भी किया जाता है। जिंक ऑक्साइड जो है। सिल्वर क्लोराइड AgCl को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है और इसका उपयोग फोटोक्रोमिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर भी इसी का निशान लगाया जाता है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने जाने के कारण उसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S बनाती है, जिससे कि चम्मच जो है वो नष्ट हो जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है।
आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं। आयरन पायरॉक्साइड यानी FeS2 को जूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। आयरन पायराइड्स को जूठा सोना और बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ओरिसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है और इसका निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार से होता है। पारा को लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि ये लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। ट्यूबलाइट में पारा और वाष्प का ट्यूबलाइट में पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। ट्यूबलाइट में पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। सीसा सबसे अधिक स्थायी तत्व है और इसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है। लेड आर्सेनिक नमक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है जो कि एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबर उद्योग में, स्टोरेज बैटरी के निर्माण में और फिल्टन कांच बनाने में होता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को वाइट लेड कहा जाता है। इसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को लेड टेट्राइथाइल का उपयोग अपस्फोटन रोकने में किया जाता है। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि ये वायु मिश्रित जल के साथ घुल करके विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टीन से बना मिश्र धातु होता है। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। यूरेनियम का समस्थानिक है 92U238। 92U238 जो है वो रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में भी होता है। यूरेनियम के नाइट्रेट और एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क पिचलैंड से किया जाता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। ये एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम जो है वो प्लूटोनियम से ही बने हुए थे। हराकसिस यानी ग्रीन विट्रियल जो है ये फेरस सल्फेट को कहते हैं। इसे रोमन विट्रोल भी कहते हैं हराकसिस को। उजला थोथा जिंक सल्फेट को कहते हैं। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं। इसे तूतिया भी कहा जाता है। नीला थोथा या तूतिया कहा जाता है। ठीक है। लाल थोथा कोबाल्ट सल्फेट को कहते हैं। जिंक फास्फाइड का उपयोग कृंतक नाशी चूहा मारने वाले दवा के रूप में किया जाता है। जिंक फास्फाइड का उपयोग। जिंक फॉस्फेट रंगने का काम आने वाला तीखा पदार्थ है। क्विक सिल्वर पारा को कहते हैं और ये सदा किसी भी अमलगम का एक घटक होता है। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। मोबाइल फ़ोन बैटरियों में लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में। मोनोपोटेशियम टार्टरेट का प्रयोग बेकरी में। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में और पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। माणिक्य और नीलम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं, लेकिन माणिक्य का लाल रंग जो है वो क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0 होता है। बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। इसमें या फॉर्मूला देख सकते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला। इसमें सूजन को कम करने वाले कसैले रोगाणुरोधी बलगम निकालने वाले गुण पाए जाते हैं। ठीक है। प्लूटोनियम नामक तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। इसकी खोज से संबंधित वैज्ञानिक हैं ग्लेन टी सीबोर्ग, आर्थर वाहर, जोसेफ डब्ल्यू केनेडी और इडियन मैकमिलन। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग शुष्क के रूप में होता है। परमाणुीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड
बना सकता है। एल्यूमिनियम जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक तो आपने जाना धातुएं, अब जानेंगे अधातुएं कौन कौन सी हैं। तो अधातुएं हैं क्या? आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 अधात्वीय तत्व हैं, यानी नॉन मेटेलिक, जिनमें से 11 गैसें, 1 द्रव्य और शेष 10 जो है वो ठोस है। द्रव अवस्था स्थित अधातु ब्रोमीन है। अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद है ग्रेफाइट। ठीक है। हाइड्रोजन, सबसे पहले अधातु आपका आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये अधातु है। हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक ज्ञात है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड, ड्यूटेरियम का फॉर्मूला होता है D2O। ड्यूटेरियम को भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वाशबर्न ने किया था। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में एक भाग जो है वो भारी जल का होता है। भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। भारी जल का उपयोग क्या है? न्यूट्रॉन बंधक के रूप में होता है। ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में भारी जल का उपयोग करते हैं। ट्रेसर के रूप में होता है। आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में होता है भारी जल का उपयोग। मृदु और कठोर जल, मृदु और कठोर जल क्या है? यानी सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। वो जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसको बोलते हैं मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। और जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसको कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता यानी टेम्पररी हार्डनेस और स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस। एक एक करके इन दोनों कठोरता को हम जानेंगे। अस्थायी कठोरता जो है, जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता जो है वो अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता जल में बुझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाता है। स्थायी कठोरता क्या है? जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है तो इस प्रकार की कठोरता जो है वो स्थायी कठोरता कहलाती है। जल की स्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुलने के कारण होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता जो है वो दूर हो जाती है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधि परम्यूटेट विधि यानी परम्यूटेट सोडियम जियोलाइट कहते हैं। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक उपयुक्त होता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए और बालों के ब्लीचिंग करने में हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला धातु है ऑक्सीजन। भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.60% होती है। वायुमंडल में भी आयतन के अनुसार ऑक्सीजन जो है वो दूसरे स्थान पर है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 8O16 या 99.76% और 8 ऑक्सीजन 17 जो कि 0.037% होता है और 8O18 जो है वो 0.204%। तो ये 3 समस्थानिक होते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है। 8O16, 8O17 और 8O18। तो O3 ओजोन, ये ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का एक अपरूप है। समुद्र तट से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता, ओजोन की सांद्रता वो अधिक होती है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रे के दुष्प्रभाव से बचाती है। ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती है। सल्फर जो है पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता लगभग 0.05% है। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं। ठीक है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है और इसकी निर्मलता 18 m होती है। इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का मुख्य भाग उर्वरकों जैसे कि अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट आदि के संश्लेषण में प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग है पेट्रोलियम शोधन में, संचालन बैटरी में वृहत स्तर पर, डिटर्जेंट उद्योग में होता है, रंजक द्रव्यों, पेंट और रंगों के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले मध्यवर्ती यौगिकों में बनाने में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन जो कि अधातु है।
आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भार अनुसार 0.01% है। नाइट्रोजन का उपयोग वहां भी करते हैं जहां किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, जैसे कि लोहा व इस्पात उद्योग में और तनु कारक के रूप में। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में, भोज्य पदार्थों को जमाने और निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए होता है। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। नाइट्रोजन की यौगिक में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है। इसका निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। अमोनिया जो है ये जल में आसानी से घुलनशील होता है। अमोनिया के उपयोग क्या है? बर्फ बनाने में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में होता है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में अमोनिया का प्रयोग करते हैं, अमोनियम लवण बनाने में, विस्फोटक बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में, घरेलू प्रशीतत्र में प्रशीतक गैस के रूप में होता है और अमोनिया का उपयोग अश्रु गैस के रूप में भी होता है। एक नोट है, दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में भाग लेता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रकाश रासायनिक धूम या कोहरा, फोटोकेमिकल स्मॉग। ये वाहनों और कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ये सामान्यतः घनी आबादी वाले उन शहरों में होता है जहाँ पे पेट्रोल और डीजल वाले वाहन बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड निकालते हैं। इससे आंखों में जलन होती है और आंसू आ जाते हैं। ये कोहरा जो है वो श्वसन तंत्र को भी बहुत हानि पहुंचाता है। इस कोहरे की भूरी धुंध जो है वो NO2 के भूरे रंग के कारण होती है। NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा NO2 बन जाती है। एक नोट दिया गया है, तड़ित के कारण भी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या है? नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है ये एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया जाता है जब वो शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिक रॉबर्ट एफ फर्शगोड, लुइस इग्नारो और फरीद मुराद को 1998 का औषधि विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। फास्फोरस, ये भी अधातु है। फास्फोरस प्राणी और वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। ये हड्डियों और जीव कोशिकाओं DNA में उपस्थित रहता है। फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है और श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस इसके अपरूप है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील और अम्ल विलेय होते हैं। ये फास्फोरस का स्थायी अपरूप है। लाल फास्फोरस युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए फॉस्फीन PH3 का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई के नोक पर लाल फास्फोरस होता है। इसके बाद अगला धातु है हैलोजन। इस ये जो है वर्ग 7th A के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के उपयोग क्या है? फ्लोरीन का उपयोग UF6 और SF6 बनाने में होता है, जिनको कि क्रमशः परमाणु ऊर्जा उत्पादन और वैद्युतिकी यानी डाइलेक्ट्रिक में इस्तेमाल किया जाता है। HF के उपयोग द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक और पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी टेफ्लॉन संश्लेषित किए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों को फ्रियॉन कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट रूप में और एरोसोल में किया जाता है। नॉन स्टिक जो होता है बर्तन, उसका ऊपरी परत जो है वो टेफ्लॉन का बना होता है। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिक जैसे कि पॉलीवाइनिक क्लोराइड, क्लोरोनीकृत हाइड्रोकार्बन, ठीक है, औषधियाँ, शाकनाशी और कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु ब्रोमीन है। इसका उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है, जिसको कि शीशा कृत यानी लीडेड
पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आवश्यकता फोटोग्राफी में होती है। समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीनीकृत नमक साधारणतः पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। आयोडीन में धात्विक चमक होती है। अधातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट होता है वन लाइनर फैक्ट के लिए। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरेंडम है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषक गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसकी विषाक्तता मुख्यतः रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने इसकी विषाक्तता है कि रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषक में ये सबसे अधिक हानिकारक है। एक नोट है, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कार्बोलिक अम्ल समाप्त कर देता है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। क्वार्टेज कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। कृत्रिम सांस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्या है? CO2 का उपयोग। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में, मृदु पेय पदार्थ में, बीकर को भंडारित करने में, सोडा वाटर में, डबल रोटी को स्पंजी बनाने में और हरित गृह प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े अंडे के समान होती है और ये स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है। इसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। ठीक है, ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। लेट संचायक बैक्टीरिया के अवशोषित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। इसके बाद निष्क्रिय गैस, नोबल गैसेस। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, इसलिए इन तत्वों को अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैसेस या उत्कृष्ट गैस, नोबल गैसेस कहते हैं। इन गैसों में आर्गन और जेनॉन कुछ यौगिक बनाते हैं। एक नोट है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रैमजे को जाता है। बात करते हैं हीलियम, He। हीलियम हल्की और अज्वलनशील गैस है। इसकी खोज फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने किया था। इसका उपयोग गुब्बारों को भरने में, मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए, ठंडी वायु वाला नाभिकीय भट्टी में द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में करते हैं। और हीलियम का उपयोग अस्पतालों में कृत्रिम सांस में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला गैस दिया जाता है। गोताखोरों द्वारा भी अधिक गहराई में सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। और हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए भी हीलियम का प्रयोग किया जाता है। एक नोट है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाने के कारण वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। नियॉन का क्या उपयोग है? नियॉन विसर्जन लैंपों और ट्यूबों जो कि वायुयान और प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। नियॉन जो है वो नियॉन लैंपों, ट्यूबों और प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है जिनका विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेतक देने के लिए भी किया जाता है क्योंकि इसका प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है। ऑर्गन जो है, इस ऑर्गन की खोज का श्रेय रैमजे को है और ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन का उपयोग उच्च तापीय धातु कर्मिक प्रक्रियाओं, धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने और बिजली के बल्ब भरने में भी किया जाता है ऑर्गन का प्रयोग। क्रिप्टॉन का प्रयोग बिजली का बल्ब बनाने में और फोटोग्राफी में भी किया जाता है। इसे लेजर बनाने में भी प्रयोग किया जाता है क्रिप्टॉन का प्रयोग। जेनॉन जो है वो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ये जल में घुलनशील है। रेडॉन, बात करते हैं रेडॉन के बारे में। तो रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस हैं, वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती हैं। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस जो है वो वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती हैं। ये रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है रेडॉन का। आगे बात करते हैं धातुएं, अधातुएं और उनके यौगिकों का क्या उपयोग है। फेरस ऑक्साइड जो है वो हरा कांच बनाने में, फेरस लवड़ों के निर्माण में किया जाता है।
फेरिक यौगिक का प्रयोग जेवरात पॉलिश करने में किया जाता है और फेरिक लवड़ों के निर्माण में भी किया जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में और दवा बनाने में किया जाता है। फेरस सल्फेट का उपयोग रंग उद्योग में और मोहर लवण बनाने में और स्याही बनाने में करते हैं। आयोडीन का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, औषधियों के उत्पादन में किया जाता है, टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है और रंग उद्योग में किया जाता है। ब्रोमीन का उपयोग रंग उद्योग, टिंचर गैस बनाने में, प्रतिकारक के रूप में और औषधि बनाने में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्लोरीन बनाने में, अम्लराज बनाने में, रंग बनाने में और क्लोराइड लवण में किया जाता है। इसके बाद क्लोरीन का क्या उपयोग है? क्लोरीन जो है उसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के निर्माण में होता है और मस्टर्ड गैस बनाने में क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं, कपड़ों और कागज़ को विरंजित करने में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में होता है, रंग उत्पादन में होता है और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में होता है, स्टोरेज बैटरी में भी होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग अवकारक के रूप में होता है, ऑक्सीकारक के रूप में होता है और विरंजक के रूप में होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग सल्फाइड के रूप में होता है, लवड़ों के भास्मिक मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में होता है। सल्फर का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है, रबर वल्केनाइज करने में होता है, बारूद बनाने में होता है और औषधि के रूप में होता है सल्फर का उपयोग। अमोनिया का उपयोग प्रतिकारक के रूप में होता है, आइस फैक्ट्री में होता है और रेयॉन बनाने में अमोनिया का प्रयोग करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग शल्य चिकित्सा में होता है। फास्फोरस का उपयोग लाल फास्फोरस दिया सलाई बनाने में होता है। श्वेत फास्फोरस चूहे मारने में होता है और श्वेत फास्फोरस दवा बनाने में भी होता है। फास्फोरस ब्रांज बनाने में होता है। प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग भट्टी गर्म करने में, सस्ते ईंधन के रूप में और धातु निष्कर्षण में होता है। वाटर गैस का उपयोग ईंधन के रूप में और वेल्डिंग के कार्य में करते हैं। वाटर गैस का उपयोग कोल गैस का उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में और निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग सोडा वाटर बनाने में, आग बुझाने में और हार्ड स्टील बनाने में करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग CuCl बनाने में करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, स्टोव की रंगाई में और लोहे के बने पदार्थ पर पॉलिश करने में किया जाता है। डायमंड का क्या उपयोग है? हीरा का उपयोग आभूषण निर्माण में और कांच काटने में किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग कागज उद्योग में, कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में और अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। अनार्द्र एल्यूमिनियम क्लोराइड का उपयोग पेट्रोलियम के भंजन में करते हैं। इसके बाद पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटाश एलम का उपयोग जल को शुद्ध करने में, चमड़ा उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में, अग्निरोधक वस्त्र बनाने में, रक्तस्राव रोकने में जो कि हजामत के दौरान कट जाता है उसमें, और डिओड्रेंट बनाने में किया जाता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग। ठीक है, जो डिओड्रेंट होता है उसको बनाने में करते हैं। फिटकिरी जो है वो क्या है? पोटाश एलम को ही हम साधारण तौर पर फिटकिरी के नाम से जानते हैं। फिटकिरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का द्विक लवण है। फिटकिरी का रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र है फिटकिरी का K2SO4Al SO4 3 × 24H2O। इसे पोटाश फिटकिरी भी कहते हैं। ठीक है, फिटकिरी के भौतिक गुण क्या हैं? 90 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघल जाता है। आगे इसे यदि 200 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने पर इसका क्रिस्टल जल निकल जाता है और ये एक सांद्र पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कि बर्न्ट एलम कहते हैं। बर्न्ट एलम को फिटकिरी के फूल के नाम से भी जाना जाता है। फिटकिरी का उपयोग क्या है? रक्त बहाव को रोकने के लिए करते हैं, जीवाणु नाशक और प्रतिरोधी के रूप में फिटकिरी का उपयोग करते हैं, जल शोधन में करते हैं, कपड़ा और कागज उद्योग में चिकना करने के लिए किया जाता है, कपड़ों की रंगाई और छपाई में रंग बंधक के रूप में फिटकिरी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मर्क्यूरिक क्लोराइड का उपयोग है कैलोमेल बनाने में, कीटनाशक के रूप में करते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग मलहम बनाने में और जहर बनाने में करते हैं। मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में, सिंदूर में और अमलगम बनाने में करते हैं। जिंक सल्फाइड का उपयोग श्वेत पिगमेंट के रूप में करते हैं। इसके बाद जिंक सल्फेट या उजला थोथा का उपयोग लिथेपोन के निर्माण में, आंखों के लिए लोशन बनाने में, कैलिको छपाई में, चर्म उद्योग में और कवकनाशी के रूप में करते हैं जिंक सल्फेट या उजला थोथा का उपयोग।
जिंक क्लोराइड का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में, ताम्र, कांच आदि की सतहों को जोड़ने में करते हैं। जिंक ऑक्साइड का उपयोग मलहम बनाने में, पोर्सेलिन में चमक यानी ग्लेज लाने में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जिंक का प्रयोग बैटरी बनाने में करते हैं और हाइड्रोजन बनाने में करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग कैल्शियम साइनाइड और एसिटिलीन निर्माण में करते हैं। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम ऑक्सिलोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं, कागज और कपड़ों के विरंजन में करते हैं और रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में करते हैं और क्लोरोफार्म के उत्पादन में करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। एक नोट है ब्लीचिंग पाउडर के, ब्लीचिंग पाउडर बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। इसके बाद कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है, जिसका फॉर्मूला ये है, आप देख सकते हैं, ये है। ये मूर्ति बनाने में उपयोग करते हैं, शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में प्रयोग करते हैं, छतों और दीवारों को चिकना बनाने में उपयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या उपयोग है, चूना बनाने में करते हैं, टूथपेस्ट दंतमंजन बनाने में उपयोग करते हैं और सीमेंट उद्योग में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम का क्या उपयोग है, स्वाद के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। कैल्शियम का उपयोग क्या है, अवकारक के रूप में होता है, पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या उपयोग है, रुई की सजावट में मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं और सोरेल सीमेंट के रूप में व्यवहृत में। और मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग दंतमंजन बनाने में और दवा बनाने में और जिप्सम लवण बनाने में करते हैं। मैग्नीशियम का क्या उपयोग है, मैग्नीशियम जो है वो धातु मिश्रण बनाने में, फ्लैश बल्ब बनाने में और थर्माइट ब्लेंडिंग बनाने में करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग है औषधि निर्माण में, रबड़ पूरक के रूप में, रबड़ फिलर में और वायलरो के उपयोग में करते हैं, वायलरो के प्रयोग में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में। एक नोट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे हैं प्रति अम्ल यानी एंटाएसिड का मुख्य तत्व है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसके बाद कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का उपयोग है कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत सेलों में और कॉपर के शुद्धिकरण में और रंग बनाने में करते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग है ऑक्सीकारक के रूप में और जल शुद्धिकरण में और धागों की रंगाई में। क्यूप्रिक ऑक्साइड का उपयोग है ब्लू और ग्रीन ग्लास निर्माण में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड का उपयोग। क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या उपयोग है, लाल ग्लास के निर्माण में और पेस्टिसाइड के रूप में करते हैं। कॉपर का उपयोग है बिजली का तार बनाने में, बर्तन बनाने में और ब्रास और ब्रांज बनाने में होता है। सोडियम नाइट्राइट का उपयोग करते हैं N2 बनाने में और प्रतिकारक के रूप में करते हैं। सोडियम नाइट्रेट का उपयोग स्वाद के रूप में और HNO3 के निर्माण में करते हैं। सोडियम सल्फेट या ग्लोबर लवण का उपयोग औषधि बनाने में और सस्ता कांच बनाने में करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा का उपयोग अग्निशामक यंत्र में और बेकरी उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में करते हैं। सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा का उपयोग ग्लास निर्माण में, कागज उद्योग में, जल की स्थायी कठोरता हटाने में, धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में प्रयोग करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो, इसका उपयोग है फोटोग्राफी में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, रेशम, ऊन, चमड़ा वगैरह के विरंजन में और लेड के रंगों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भारी जल यानी D2O का क्या उपयोग है, न्यूक्लिक प्रतिक्रियाओं में करते हैं और ड्यूटेरेट यौगिक के निर्माण में करते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया के उत्पादन में और कार्बनिक यौगिक के निर्माण में करते हैं। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में करते हैं। सोडियम का उपयोग सोडियम पेरोक्साइड बनाने में करते हैं। पोटेशियम परमैंगनीट का उपयोग, इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है पोटेशियम परमैंगनेट को, और ये जल को कीटाणु रहित करता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह करते हैं। ठीक है, बोरेक्स या सुहागा या सोडियम टेट्राबोटेट, इसका उपयोग टूथपेस्ट बनाने में, मुख शोधन यानी माउथ वॉश बनाने में, साबुन बनाने में, आँखों को संक्रमण से बचाने में, मूत्र संक्रमण के इलाज में, मासिक धर्म की समस्या में, खांसी के इलाज में और आर्थराइटिस की इलाज में करते हैं बोरेक्स या सुहागा या सोडियम टेट्राबोरेट का उपयोग।
इसके बाद जो ये चार्ट आप देख सकते हैं, ये है सामान्य मिश्र धातुएं और उनके घटक और उसका उपयोग। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप देखिएगा, मैं फॉर्मूला यानी जो उसके अवयव घटक है इसको आप देख लीजिए, मैं इसका उपयोग बस बता देती हूँ। पीतल का अवयव घटक है Cu + Zn, जो कि 70% और 70 + 30% होता है। तो पीतल का उपयोग बर्तन बनाने में करते हैं। कांसा का उपयोग सिक्का, घंटी और बर्तन बनाने में करते हैं। जर्मन सिल्वर का उपयोग बर्तन बनाने में करते हैं। रोल्ड गोल्ड का प्रयोग सस्ते आभूषण बनाने में करते हैं। गन मेटल का प्रयोग तोप, गियर, बेयरिंग बनाने में करते हैं। डेल्टा मेटल का प्रयोग जो है वो जहाज के पंखा बनाने में करते हैं, डेल्टा मेटल का प्रयोग। ठीक है, इसमें 60% कॉपर होता है और डेल्टा मेटल में कॉपर 60% होता है, जिंक जो है 38% होता है और लोहा 2% होता है। कांसा में कॉपर 90% होता है और एसन 10% होता है। मुंज मेटल का उपयोग करते हैं सिक्का बनाने में। इसमें कॉपर होता है आपका 60% और लोहा 40% होता है। 80% कॉपर होता है और लोहा जो है 20% होता है। मोनेल मेटल में निकेल होता है 30% और कॉपर 70% होता है। मोनेल मेटल का उपयोग छार रखने वाले बर्तन में करते हैं। ठीक है, और डच मेटल का उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में करते हैं। और पुंज मेटल का उपयोग जो है वो सिक्का बनाने में पुंज मेटल का प्रयोग करते हैं और डच मेटल का उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में करते हैं। टांका का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के जोड़ों में टांका लगाने में करते हैं और टांका में एसन 67% होता है और पीबी 33% होता है। रोज मेटल में बीआई 50%, पीबी 28%, एसन 22% होता है और रोज मेटल का उपयोग स्वचालित फ्यूज बनाने में करते हैं। मैग्नीशियम में एल होता है 95% और मैग्नीशियम 5% होता है और गैग्नीलियम का उपयोग जो है वो हवाई जहाज के ढांचा बनाने में, मैग्नीशियम का उपयोग हवाई जहाज के ढांचा बनाने में करते हैं। ड्यूरेलुमिन, इसमें एल होता है 95%, Cu होता है 4%, Mg होता है 0.5% और Mn होता है 0.5%। और ड्यूरेलियम का उपयोग बर्तन बनाने में और रसोई का सामान बनाने में करते हैं। टाइप मेटल में Pb 82% होता है और इसमें Sb जो है 15% होता है और Sn 3% होता है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, पीतल जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। एक नोट है, टांका गलनांक लेड और टीन जिससे ये बना होता है से कम होता है। ठीक, इस्पात, लोहा और 0.1 से 1.5% कार्बन की मिश्र धातु जो है वो इस्पात कहलाती है। इस्पात के अन्य मिश्र धातु हैं स्टेनलेस इस्पात 18% तक क्रोमियम और निकेल होते हैं इसमें। ये साधारण या जंग प्रतिरोधी होता है और इसका उपयोग बर्तन और शल्य उपकरण बनाने में करते हैं, स्टेनलेस इस्पात का प्रयोग। टंगस्टन इस्पात 15 से 20% टंगस्टन, 5% क्रोमियम और कुछ वैनेडियम युक्त इस्पात टंगस्टन इस्पात कहलाती है। इसमें उच्च तापों पर भी कठोरता बनी रहती है। इसका उपयोग वेधन यंत्रों और उच्च वेग खराद मशीनों के कर्तन यंत्रों को बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद बात करें अगर सिलिकॉन इस्पात की, सिलिकॉन इस्पात 35% सिलिकॉन लेकिन अत्यंत कम कार्बन होता है युक्त सिलिकॉन जो है वो इस्पात को ट्रांसफॉर्मर और विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 15% सिलिकॉन युक्त सिलिकॉन इस्पात अत्यधिक कठोर और अम्लरोधी होता है। इसका उपयोग अम्लवाही पाइपों और पंपों को बनाने के लिए किया जाता है। बात करें कोबाल्ट इस्पात की, कोबाल्ट इस्पात जो है इस प्रकार के इस्पात में 35% तक कोबाल्ट होता है जिसके कारण इसमें विशिष्ट चुंबकत्व का गुण आ जाता है और इसका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। मैग्नीज इस्पात 7 से 20% मैग्नीज युक्त इस्पात अत्यंत कठोर, दृढ़ और टूट-फूट रोधी होता है और इसका उपयोग हेलमेट, शेल संदलन यंत्रावली यानी रॉक क्रशिंग मशीनरी तथा चोर अभेद तिजोरी बनाने में किया जाता है। रॉक क्रशिंग मशीनरी। अगला बात करें अगर निकेल इस्पात का, तो इसमें क्रोमियम या निकेल या दोनों के कुछ प्रतिशत अंक पाए जाते हैं, अंश जो है वो विद्यमान होते हैं। यदि निकेल 36% होता है तो उससे वैज्ञानिक उपकरण और यंत्र बनाए जाते हैं और अगर इसमें 46% निकेल उपस्थित हो तो इसका उपयोग लैंप बल्ब और रेडियो वाल्वों को बनाने में किया जाता है। जिरकोनियम धातु का प्रयोग अभेद या गोली
सह मिश्र धातु इस्पात बनाने में किया जाता है। एनीलिंग, इस्पात को उच्च ताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने पर उसकी कठोरता घट जाती है, इस प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं। अमलगम किसको कहते हैं? पारा के मिश्र धातु अमलगम कहलाते हैं। निम्न धातुएं अमलगम नहीं बनाते हैं। तो अमलगम कौन कौन सी धातु नहीं बनाते हैं? लोहा नहीं बनाते हैं, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल और टंगस्टन जो है ये अमलगम नहीं बनाते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, मानव निर्मित पदार्थ। तो आगे हम मानव निर्मित पदार्थ को जानेंगे। प्रमुख विस्फोटक, डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ये नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अभिक्रिया पदार्थ जैसे कि लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है डायनामाइट को। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेल्यूलोज की मात्रा उपस्थित रहती है। इसके विस्फोट के समय उत्पन्न गैसों का आयतन बहुत ही अधिक होता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ट्राइनाइट्रोटाल्विन यानी TNT। ये टाल्विन C6H5CH3 के साथ सांद्र करके H2SO4 और सांद्र HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है। इसकी विस्फोटक गति 6900 मीटर प्रति सेकंड होती है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP, इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। ये फिनॉल और शांत HNO3 अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। इसके बाद ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन यानी TNG। ये एक रंगहीन तैलीय द्रव्य है। इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। ये डायनामाइट बनाने का काम करता है। ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। इसके बाद RDX का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इसका रासायनिक नाम है साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। ये प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है इसको। और इस विस्फोटक को USA में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है RDX को। RDX में तापमान और आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। RDX विस्फोटक की ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। इसकी खोज 1899 में जर्मनी के हिंस हैनिंग ने शुद्ध सफ़ेद दानेदार पाउडर के रूप में किया था। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे स्थिर यौगिक के रूप में परिवर्तित किए जाने से प्रारंभ हुआ है। इसके बाद बात करते हैं बारूद यानी गन पाउडर। इसकी खोज रोजर बैंकर ने किया था। इसे बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इसका प्रथम अभिलेखित प्रयोग जो है 1346 में अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया था। साबुन, दूसरा है साबुन। सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे कि स्टीयरिक, पाल्मिटिक अथवा ओलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण से होते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण यानी कास्टिक सोडा होते हैं कड़े साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। ठीक है। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण यानी कास्टिक पोटाश होते हैं वे मुलायम साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग स्नान के लिए करते हैं। तीसरा, डिटर्जेंट। इसमें लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है और श्रृंखला के अंत में एक ध्रुवीय समूह, लेकिन ये साबुन से इस मामले में उत्तम है कि Ca+2 और Mg+2 और Fe+3 आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। इनके उदाहरण हैं सोडियम एल्काइल सल्फोनेट और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। डिटर्जेंट और एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार की धुलाई को माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। एक नोट है, पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया को मिशेल के निर्माण के द्वारा होती है। इसके बाद बात करते हैं सीमेंट। चौथा है सीमेंट। चूना पत्थर या खड़िया को मृत्तिका यानी लाल मिट्टी या शैल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को ही सीमेंट कहते हैं। इसे कैल्शियम के एल्यूमिनेटों और सिलिकेटों का मिश्रण होता है। सीमेंट उत्पादन संयंत्रों को चूना पत्थर, चीनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेटों और एल्यूमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण है, जिसमें कि जल के साथ मिश्रित करने पर जमने का गुण होता है। जल के साथ मिश्रित करने पर सीमेंट का जमना उसमें उपस्थित कैल्शियम सिलिकेटों और एल्यूमिनियम सिलिकेटों के जलयोजन के कारण होता है। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम,
मिलाने का उद्देश्य है। सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना, सीमेंट के धीमा जमाव से उसका अत्यधिक दृढ़ीकरण होता है। तो ये आप सीमेंट का संगठन देख सकते हैं। CaO का 60 से 70% होता है, SiO2 का 20 से 25% होता है, Al2O3 का 5 से 10% होता है, Fe2O3 का 2 से 3% होता है, MgO का 2% होता है, Na2O का 1.5%, K2O का 1.5% और SO2 का 1% होता है। एक नोट है, 1824 में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पडिन ने चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला ऐसा नया पदार्थ बनाया जो कि अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उसने उसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा क्योंकि ये रंग में पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था। आगे हम 5वां उर्वरक के बारे में बात करेंगे। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स। मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो कि मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उसको बोलते हैं उर्वरक। उर्वरक कई प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन के उर्वरक, इन उर्वरकों में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है और यूरिया पाया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद अमोनिया सल्फेट, इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है। अमोनिया की मात्रा लगभग 25% होती है और ये आलू के लिए अच्छा उर्वरक होता है। एक नोट है, अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। इसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट, ये नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक होता है। बाजार में नार्वोजिनन साल्ट मीटर के नाम से जाना जाता है इसको। कैल्शियम साइनामाइड, इसका प्रयोग बुआई करने से पहले किया जाता है। कैल्शियम साइनामाइड का कार्बन के साथ इसके मिश्रण को बाजार में नाइट्रोलिन के नाम से बेचा जाता है। दूसरा, पोटेशियम के उर्वरक। अगला उर्वरक है पोटेशियम के उर्वरक। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि जो है वो पोटेशियम के प्रमुख उर्वरक होते हैं। अगला उर्वरक है फास्फोरस के उर्वरक। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, फास्फेटी धातुमल फास्फोरस के प्रमुख उर्वरक हैं। सुपर फास्फेट को हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। इसमें 16 से 20% P2O5 रहता है। अगला 6वां है कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। प्राकृतिक मधुरक जैसे कि सुक्रोज ग्रहण की गई कैलोरी बढ़ाते हैं, इसलिए बहुत से लोग कृत्रिम मधुरक प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं। ऑर्थोल्फो बेंजीमाइड, जिसे कि सैक्रीन भी कहते हैं, प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है। इसकी खोज 1879 में हुई थी और ये जो है सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठा होता है। ये शरीर में अपरिवर्तित रूप से ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है और ये सेवन के बाद पूर्णतः अक्रिय और अहानिकारक प्रतीत होती है। इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों और उन व्यक्तियों के लिए कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बाजार में बिकने वाला कुछ प्रमुख कृत्रिम मधुरक है एस्पार्टेम, सैक्रीन, सुक्रालोस और एलिटेम। एस्पार्टेम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है। ये सुक्रोज के मुकाबले 100 गुना अधिक मीठा होता है। ये एस्पार्टिक अम्ल और फेनिल एलानीन से बने डाइपेप्टाइड की मिथेल एस्टर है। इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक ही सीमित होता है क्योंकि खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है। एलिटेम जो है ये अधिक प्रबल मधुरक है। यद्यपि ये एस्पार्टेम से अधिक स्थायी होता है लेकिन इसका उपयोग करते समय मिठास नियंत्रित करना कठिन होता है। सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। इसका रूप, रंग और स्वाद शर्करा जैसा होता है और ये खाना पकाने के तापमान पर स्थायी होता है। ये कैलोरी नहीं देता है। ठीक है। 7वां है कांच यानी ग्लास। साधारण कांच सिलिका यानी SiO2 सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन यानी मिश्रण होता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा और क्वार्ट्ज का प्रयोग करते हैं। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है, इसलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और न ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र भी नहीं होता है क्योंकि कांच जो है मिश्रण है, यौगिक नहीं है। साधारण कांच का औसत संगठन होता है Na2SiO3 into CaSiO3 into 4SiO2।
रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। कांच का अनिलीकरण क्या है? कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इस क्रिया को कांच की अनिलीकरण कहते हैं। कांच की अनिलीकरण जो है, कांच का रंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। कांच का रंग, कांच में रंग देने के लिए अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक रंगीन जो है वो मिलाए जाते हैं। धात्विक यौगिक का चुनाव वांछित रंग पर निर्भर करता है। कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए फ्लोरीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन का। फोटोक्रोमैटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये चार्ट जो है ये मिश्रित पदार्थ है और इसमें कांच का रंग दिया गया है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड से गहरा नीला या फिर हरा रंग बनता है। सिलेनियम ऑक्साइड सिलेनियम ऑक्साइड से नारंगी लाल होता है और फेरिक ऑक्साइड के मिश्रण से भूरा रंग होता है। गोल्ड क्लोराइड के मिश्रण से रूबी लाल होता है। कैडमियम सल्फेट और यूरेनियम ऑक्साइड मिश्रित पदार्थ से पीला रंग होता है। क्यूप्रिक लवण से पिकॉक नीला होता है। क्रोमिक ऑक्साइड हरा रंग होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है लाल रंग देता है और क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वो चटक लाल रंग देता है। इसके बाद हम कांच के प्रकार देखेंगे, संगठन और उनका उपयोग देखेंगे। फ्लिंट कांच के संगठन है पोटेशियम कार्बोनेट और लेड ऑक्साइड व सिलिका। इनका उपयोग है कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब बनाने में। पायरेक्स कांच का संगठन है सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट। इसका उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण में करते हैं। सोडा कांच का संगठन है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। सोडा कांच का उपयोग ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण और दैनिक प्रयोग के बर्तन बनाने में किया जाता है। क्रुक्स कांच का संगठन है सीरियम ऑक्साइड सिलिका। क्रुक्स कांच का उपयोग धूप चश्मों के लेंस और ये पराबैंगनी किरण से होने वाली हानि से बचाता है। धूप चश्मों के लेंस। क्रुक्स कांच। पोटाश कांच का संगठन है पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। इसका उपयोग अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन और प्रायोगिक उपकरण के लिए करते हैं। प्रकाशीय कांच का संगठन है पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड और सिलिका। इसका उपयोग चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप और प्रिज्म बनाने में किया जाता है। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, उत्प्रेरण क्या है? कैटालाइसिस। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं और स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। ठीक है, वो उत्प्रेरण कहलाते हैं और ये क्रिया जो है इस क्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक की खोज का श्रेय बर्जीलियस को जाता है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है। ठीक है, एंजाइम जो है ये जैविक उत्प्रेरक है। तो आगे हम प्रमुख उत्प्रेरक देखेंगे, उद्योग और उसका उत्प्रेरक कौन है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चून उत्प्रेरक है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना निकेल उत्प्रेरक है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में उत्प्रेरक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक है गर्म एल्यूमिना। और क्लोरीन गैस बनाने की डेकन विधि में उत्प्रेरक है क्यूप्रिक क्लोराइड। कुछ प्रमुख तथ्य भी देखेंगे हम। पुरातत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन C14 का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वो विषैले गैस फॉस्जीन में बदल जाती है। ठीक है, आगे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट, मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टस खनिज का प्रयोग करते हैं। बर्फ जमने में जिलेटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। शुष्क बर्फ
अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड जो है ये एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। सेकेरिन का निर्माण टालुइन से होता है और ये श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो कि शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा है, लेकिन इसका कोई भी कैलोरी मान नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी कैलोरी मान नहीं होता है। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है और पानी की मात्रा कम हो जाती है। 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं और इसकी खोज प्रिस्टल ने किया था। हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। फॉस्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है। आगे, क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। सुरक्षित दिया सलाइयों में लाल फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध अल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त होता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिससे प्रयोगशाला में बनाया गया है। सिरके में एसिटिक अम्ल CH3COOH पाया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। सौर सेलों में सीजियम प्रयुक्त होता है। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट हो जाते हैं। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। दूध पायस कोलाइड तंत्र है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पुराने तैल चित्रों यानी ऑयल पेंटिंग्स के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है। सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का और सबसे प्रबल अपचायक तत्व है लिथियम। ठीक है, सबसे प्रबल उपचायक है यानी ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन है। सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। ठीक है, रेडॉन जो है वो गैसीय तत्वों में सबसे भारी होता है। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं 27। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। नोबेल धातु है। नोबेल धातु कौन कौन से हैं? Ag है, Au, Pt, Ir, Hg, Pd, Rh, Ru और OS। ये क्या है? नोबेल धातु है। मेथेनॉल को जब बहुत कम मात्रा में भी मिला दिया जाए तो गंभीर विषाक्तन के साथ साथ ये अंधेपन का कारण बन जाता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। इसी कारण HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता है। सोने का घनत्व पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। ठीक है, बिस्फेनॉल ए खाद्य संवेष्टन सामग्री यानी फूड पैकेजिंग मटेरियल के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है, बिस्फेनॉल ए। आगे हम देखेंगे जिनॉन, और जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ठीक है, जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। और ये एक चार्ट है जो पदार्थ दिया गया है और उसके औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त प्रक्रम क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त प्रक्रम है संपर्क विधि। इस्पात को बेसमर विधि से करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले ब्लॉक प्रक्रम और अमोनिया जो है वो हॉबर प्रक्रम है। और नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए मिथेल मेथ एक्रिलेट का उपयोग करते हैं। लेक्सेन बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त बहुलक है। वनस्पति तेल में वनस्पति घी जो है वो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से बनाई जाती है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में अपचयन विधि काम में लाई जाती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। सामान्य अग्निशमक में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु गंध काल्म यानी H2SO4 की अभिक्रिया से प्राप्त होता है।
और कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्रेफरीन होता है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्रेफरीन होता है। तो ये हमारा केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसका मतलब कि लूसेंट से आपका केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लूसेंट आप सभी के लिए, आप सभी को मालूम होगा। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। लूसेंट के बाद NCERT भी आएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे वीडियोज़ होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सारे नोटिफिकेशन से अपडेट रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।